दोस्तों 2020 में अभी तक देश और दुनिया भर में बहुत से लोगों को बहुत सारी मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा है। सिर्फ कोविड ही नहीं, आंधी तूफान, अर्थक्वेक और भी बहुत सारी चीज़ों ने इंसानियत पर मिलकर एक साथ हमला कर रखा है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों में ठीक ठाक हैं। दोस्तों ये तो है 2020 की सिचुएशन, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हर साल लोगों को परेशान करती है और जिसमें गवर्नमेंट, आप और हम सब फेल हो चुके हैं उसको सॉल्व करने में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हर साल आने वाले असम में फ्लड्स की, जिससे हर साल हज़ारों लोगों की जानें जाती हैं और लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे आखिर क्यों हर साल असम में इतने फ्लड्स आते हैं और यह भी जानेंगे कि इनको रोका कैसे जा सकता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। मैं मनीष आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड फैक्ट्स में। दोस्तों असम इंडिया का मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट है। यहाँ सबसे ज़्यादा फ्लड आते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है ब्रह्मपुत्र रिवर की अनस्टेबिलिटी। ब्रह्मपुत्र रिवर अपनी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा बदलती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत के चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और करीब 2900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तिब्बत में इसे सैंगपो रिवर कहा जाता है। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, जहाँ पे इसे सियांग रिवर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों असम में इस रिवर को लुइट दिलाओ कहा जाता है। ये रिवर 3 कंट्रीज़ चाइना, इंडिया और बांग्लादेश में फ्लो करती है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से लोग बुलाते हैं। ये दुनिया की 5th लार्जेस्ट रिवर है। दोस्तों अभी तक सन 1950 से लेकर 2010 तक करीब असम में 12 मेजर फ्लड्स आ चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में फ्लड्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और करीब हर साल असम में फ्लड्स आते हैं। दोस्तों असम में फ्लड्स आने के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि डिफोरेस्टेशन, जंगल में पेड़ों की कटाई। जैसे कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिफोरेस्टेशन होने से सोइल इरोजन होता है और उसकी वजह से रिवर के फ्लो में अनस्टेबिलिटी आती है। उसकी वजह से लैंड्स एरियाज़ में फ्लड आते हैं ओवरफ्लो होने की वजह से। दोस्तों दूसरा बड़ा रीज़न है फ्लड प्लेन्स में सो कॉल्ड डेवलपमेंट। दोस्तों फ्लड प्लेन्स होते हैं जहाँ पे प्लेन एरियाज़ जो रिवर्स के आसपास होते हैं और जहाँ पे लोग अपना घर बसा लेते हैं। जब रिवर में पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये नदी के पानी को बहने की जगह नहीं मिलती और लोगों के घरों में पानी चला जाता है। दोस्तों इसका तीसरा कारण है क्लाइमेट चेंज, जिसमें फ्लड का एक बड़ा रीज़न है हैवियर प्रेसिपिटेशन, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण सी वाटर का बहुत ज़्यादा हवा में भाप बन के उड़ना और उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश होना। दोस्तों पिछले कुछ सालों में क्लाइमेट में ड्रास्टिकली बहुत चेंज आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कभी कभी तो बारिश महीनों तक नहीं होती और कभी कभी लगातार इतनी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ कॉमन रीजंस फ्लड्स आने के कोस्टल एरियाज़ में, बट असम में ही इतने ज़्यादा फ्लड्स क्यों आ रहे हैं, उसके 2 मेन कारण हैं। एक है पुअर एम्बैंकमेंट्स और दूसरे उनकी इम्प्रॉपर मेंटेनेंस। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम पहले ये समझ लेते हैं कि एम्बैंकमेंट्स होता क्या है और इसमें फ्लड्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों एम्बैंकमेंट, लीव एंड डाइक्स, ये 3 नाम हैं एक ही चीज़ के। ये उस दीवार को कहते हैं जो नदी के किनारे बनाई जाती है नदी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए, उसको एक डायरेक्शन देने के लिए और उसके आसपास की फ्लडिंग को रोकने के लिए। दोस्तों ये सबसे सिंपल तरीका है नदी को फ्लड से रोकने के लिए। यह बहुत तरह से बनाया जाता है, कंक्रीट से, मिट्टी से और भी कई तरीक़े से। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं दोस्तों, जब मैं आपको बता दूं कि ये जब आप एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं तो रिवर जो है वो नैरो हो जाती है बहुत ज़्यादा और नदी का बहाव बहुत तेज़ हो जाता है और उसका लेवल भी बढ़ जाता है और रिवर में सेडिमेंटेशन भी ज़्यादा होने लग जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये सेडिमेंटेशन टाइम से रिमूव ना किया जाए तो रिवर ओवरफ्लो हो जाती है और उसका पानी बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हर साल ज़्यादा फ्लड्स आते हैं। अब होता क्या है, लोगों को लगता है हमने एम्बैंकमेंट्स के आसपास घर बनाए हैं, हम फ्लड से बचे हुए हैं, हमें कुछ नहीं होगा। उनको ये नहीं पता होता कि ये रिवर किसी ज़माने में बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी। अब उस पर एम्बैंकमेंट्स बने हुए हैं तो पर कई बार ये ओवरफ्लो भी कर जाती है ड्यू टू इम्प्रॉपर मेंटेनेंस और कुछ बिल्डर्स भी फॉल्स प्रोमिसेस करके लोगों को वहाँ घर बेचते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे एम्बैंकमेंट से फ्लड को कंट्रोल किया जाता है। तो जब ये टेक्निक्स हैं फ्लड्स कंट्रोल करने की, फिर भी हर साल इतने लोगों को क्यों अपनी जान गंवानी पड़ती है फ्लड्स की वजह से। दोस्तों ये एम्बैंकमेंट्स बहुत बार फेल हो जाते हैं फ्लड्स को कंट्रोल करने में ड्यू टू पुअर डिज़ाइंस एंड इम्प्रॉपर मेंटेनेंस, और इस फेलियर को एम्बैंकमेंट ब्रीचिंग कहा जाता है। दोस्तों जब एक एम्बैंकमेंट रिवर को कंट्रोल करने में अनसक्सेसफुल हो जाए
तो इसे एम्बैंकमेंट ब्रीचिंग कहा जाता है। दोस्तों ये कई तरह से हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया ओवर सेडिमेंटेशन की वजह से ये ओवरफ्लो हो जाते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि इसमें कहीं भी होल हो जाए या क्रैक हो जाए, तो वहीं से ये वीक होना शुरू हो जाता है और पानी बाहर आने लगता है। तो इस एम्बैंकमेंट को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए इनको बहुत ढंग से बनाने की ज़रूरत होती है, अच्छे स्टैंडर्ड्स पे फोकस करने की ज़रूरत होती है। और इसमें कहीं भी कोई भी जुगाड़ किया, कोई भी कंजूसी की तो बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। इन एम्बैंकमेंट्स को रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आसाम में 450 से ज़्यादा एम्बैंकमेंट्स हैं और आधे से ज़्यादा बहुत बुरी हालत में हैं, मतलब वो कभी भी टूट सकते हैं, बहुत कोहराम मचा सकते हैं। तो दोस्तों इन एम्बैंकमेंट्स को सही कंडीशन में रखने की बहुत ज़रूरत है, इनको मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों कई जगहों पर देखा गया है कि एम्बैंकमेंट्स भी कई बार फ्लड्स को कंट्रोल करने में अनसक्सेसफुल रहते हैं। तो सॉल्यूशन आखिर क्या है? तो सॉल्यूशन छुपा है नीदरलैंड्स की फ्लड कंट्रोल स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, नीदरलैंड वर्ल्ड्स की बेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज करता है अपनी कंट्रीज में फ्लड को कंट्रोल करने में। दोस्तों नीदरलैंड्स अपनी इन टेक्नोलॉजीज के जरिए छुपे हुए 2500 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को सी से कवर कर चुका है। लेकिन इंडिया में हमें इन वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, हम बहुत ही सिंपल टेक्निक से फ्लड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन जब अपने 13 दिन के यूरोपियन टूर पे थे, तब उनकी नज़र नीदरलैंड्स की एक साइट पे रूम ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट पर पड़ी। दोस्तों पिछले साल के केरला के फ्लड्स के हालातों को देखते हुए उन्होंने ये टेक्निक केरला में इंप्लीमेंट करने का प्लान किया। दोस्तों रूम ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स के बहुत ही सिंपल और ईजी टेक्निक है फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, बहुत बड़े बड़े महंगे प्रोजेक्ट्स पर अरबों रुपए खर्च करना ही हमेशा सॉल्यूशन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं रूम फॉर द रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में। दोस्तों रूम फॉर द रिवर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक रिवर के नेचुरल एनवायरनमेंट एंड उसके नेचुरल फ्लो पे फोकस करना और उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। सबसे बेस्ट चीज़ इन्होंने क्या किया कि एम्बैंकमेंट्स को रिवर से दूर बनाया। मतलब इन्होंने रिवर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा एरिया दिया। मतलब अगर छोटे मोटे चेंजेस आएंगे अगर रिवर फ्लो में, तो वो उस एरिया में एडजस्ट कर सकेगी और इससे सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। और इन्होंने नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ भी लगा दिए। इस नेचुरल ग्रीनरी से, पेड़ लगाने से एम्बैंकमेंट्स तक पहुंचने से पहले ही रिवर को प्रोटेक्शन मिल गई। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, नीदरलैंड्स की रिवर आज कुछ ऐसी दिखती हैं। इन्होंने एक और बहुत सही काम किया, इन्होंने रिवर की डेप्थ भी बढ़ा दी। रिवर को खोद कर नीचे से और गहरा कर दिया, जिससे रिवर को ज़्यादा स्पेस मिल गया फ्लो करने के लिए। और इन्होंने रिवर के पाथ में जो ऑब्स्टेकल्स आते थे उन्हें भी हटा दिया, जिससे रिवर को बहुत अच्छा फ्री फ्लो मिल जाता है। दोस्तों इन्होंने वाटर स्टोरेज के लिए स्पेशल एरियाज़ बनाए हैं जहाँ पे फ्लडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहाँ इन्होंने रिजर्वेयर बना दिए हैं कि अगर ओवरफ्लो होगा तो सारा पानी जाकर वहाँ जमा हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे कुछ नेचुरल टेक्निक्स जो नीदरलैंड्स ने अपनाए और फ्लड को कंट्रोल किया बड़े ही नेचुरल तरीके से। मैं आशा करता हूँ हमारी गवर्नमेंट भी इस तरह की टेक्निक्स को अपनाएगी और हमारे देश के लोगों की जानें बचाने के बारे में सोचेगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।